इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर शहर की मरकजी जामे मस्जिद नौहट्टा में नमाज जुमा की इजाजत नहीं दी गई, ताहम दीगर इलाकों की मसाजिद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की। इस बीच जुमे के पेश नजर श्रीनगर शहर में आज दोबारा बंदिशें आयद कर दी गई हैं। इसकी वजह से शहर खास और मैसूमा जैसे इलाकों में ट्रांसपोर्ट और आवाम की आवाजाही थम गई है। हसास मकामात पर नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, नौहट्टा में नमाज जुमा की इजाजत नहीं दी गई, जो कि अक्सर जुमे के रोज जो है वहां पर बंदिशें रहती ही हैं। बाकी इलाकों में कैसे हालात रहे? देखिए मुनज़्ज़ा, जो जहाँ तक जुमा की नमाज का ताल्लुक़ है तो बाकी मसाजिद में जैसे हम देखते आ रहे हैं 5 तारीख से जब से दफ़ा 370 को कलादम किया गया है तब से मकामी मसाजिद में अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जुमा को चूँकि एक अंदेशा रहता है कि किसी तरह का कोई तशद्दुद न फूट पड़े या कोई एहतजाजी मुजाहरे ना हो, तो जो इंतज़ामिया है वो बंदिशें आयद करते हैं। आज भी डाउनटाउन श्रीनगर और मैसूमा इलाके में बंदिशें फिर से आयद कर दी गई थी और लोग भी कम निकलते हैं जुमे को, अक्सर हमने देखा। और इसके नतीजे में जो मकामी मसाजिद है वहीं पर नमाज होती है। बेशतर मसाजिद में अभी इस वक्त तक नमाज अदा हो चुकी है और अभी तक किसी भी जगह से हमें तो कोई इतला ऐसी मौसूल नहीं हुई कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए जिसे हम नाखुशगवार कह सकें। जहाँ तक बड़गाम का ताल्लुक़ है, बड़गाम में चूँकि अब तो महर्रमुल हराम चल रहा है और 6 तारीख को बड़गाम में एक आज़ादारी का जुलूस निकलता है, एक बड़ा जुलूस बरामद होता है। आज वहाँ पे भी हालांकि उसमें कुछ लम्हात हैं, अभी 3 बजे वो जुलूस बरामद होता है, लेकिन जिस तरह की वहाँ पे बंदिशें आयद हैं और जो हमारे सराय कहते हैं, हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से इतला दी है कि उस जुलूस की भी शायद अब की बार इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि हमने देखा है जब 2010, 8 और 16 को जब यहाँ पे काफ़ी शोरिश थी और काफ़ी हालात ख़राब थे, उन दिनों में भी बड़गाम में आज़ादारी के जुलूसों पे पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब की बार जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं तो यही लगता है कि वहाँ आज़ादारी की जो जुलूस है उनको बरामद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शबीर, जिस तरह से बड़गाम में जैसा कि आपने कहा कि अब इस बार जो है पहली बार ऐसा होगा कि जुलूस को इजाज़त नहीं दी गई, तो लोगों में मायूसी उसकी वजह से देखी जा रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए मुनज़्ज़ा, लोगों की हम फौरी तौर रिएक्शन तो नहीं कह सकते कि उनसे हमारी बात हुई, लेकिन इतना ज़रूर है ये एक मजहबी मामला है और मजहबी मामलात में जब भी इस तरह की कोई बंदिश आयद की जाती है तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। अब की बार हमने ये देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि कई मीटिंगें की जो मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से कि इसके इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन ये देखा गया अक्सर इलाक़ों में कि जो वहाँ पे लोग हैं जो जहाँ पे शिया फ़िरके के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई वो और कुछ ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं दिखाया। और उन्हीं दिनों से ये लगता था, शायद एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि कहीं ये जो आज़ादारी के जुलूस हैं कहीं इसमें कहीं नुक्स अमन की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। और शायद ये जो आज का डिसीजन है, आज का जो फ़ैसला है, शायद वही वजह रही होगी कि ये अब इनकी इजाज़त बड़गाम में भी नहीं दी गई। जी बिल्कुल शबीर, और आगे भी बड़े जुलूस निकलने वाले हैं और 2 मुबारक तारीखों पर, लेकिन क्या उन दिनों में भी बड़गाम में इजाज़त नहीं दी जाएगी या फिर सिर्फ आज के लिए ऐसा था? देखिए बड़गाम जो जैसे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं अभी, वैसे तो लगता है इन हालात में जिस तरह के हालात हैं, हुकूमत को अंदेशा है, इंतज़ामिया को अंदेशे हैं कि जो आज़ादारी के जुलूस हैं उनमें भी नुक्स अमन का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। हम हतमी तौर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह का इंदिया ज़रूर मिलता है कि शायद उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी।
8 और 10 मुहर्रम अल हराम को जो श्रीनगर में जुलूस बरामद होते थे उन पे तो पहले से कई सालों से पाबंदी है और लोग कोशिश करते हैं उन 2 दिनों में यानी 8 मुहर्रम अल हराम और 10 मुहर्रम अल हराम में श्रीनगर में कोशिश होती थी कि ये जो बैन लगी है इस पे एहतजाज करने की, इसको तोड़ने की, लेकिन अब की बार क्या होगा उसका वो देखना पड़ेगा। शायद वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात रहते हैं और बडगाम की जहाँ तक ताल्लुक़ है और बाकी जो इलाके हैं जिनकी इजाज़त हुआ करती थी, मैंने जैसे अभी कहा कि 2016 में भी बाकी जो जुलूस है उनकी इजाज़त होती थी, वो बरामद होते थे और बड़ी खुश उसलूबी से वो जो आज़ादारी के जुलूस बरामद होते थे। अब की बार शायद मुश्किलें हैं और मुझे नहीं लगता कि आज़ादारी के जुलूसों को जो बड़े बड़े इज्तिमा जिनमें होते हैं, बड़ी तादाद में लोग जिनमें शामिल होते हैं, शायद उनकी इजाज़त नहीं होगी। लेकिन हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंतज़ामिया ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल शब्बीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने से खिताबत का कदीम सिलसिला फिर से देखने को मिल रहा है। कश्मीर में लोग खत के जरिए एक दूसरे का हालचाल और कामकाज की खबर मौसूल करते हैं। पेशेपटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मौतल रहने के सबब वादी कश्मीर में हर तबका परेशान नजर आ रहा है। लैंडलाइन खिदमात अगरचे बहाल कर दी गई हैं, मगर अब अक्सर लोगों के पास लैंडलाइन मैसर ही नहीं है और इन हालात में कश्मीर के कई इलाकों में लोग खुतूत के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं। ये जो फोन का राब्ता जो अब बंद हो गया है, इससे वाकई उस तरफ लोगों का ध्यान फिर से बढ़ गया है। छोटी मोटी खत दिखती है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, तो वापस वहाँ से जवाब भी कभी कभी आता है। पुरानी चीज़ें जो थी, कभी बुलबुल आता था, वो बैठता था इस पर खिड़की पर, वो चहकता था, सोचते कहते थे कोई न कोई मेहमान आने वाला है। अब तो लोग कौवे को भी देख रहे हैं, अब तो लोग बुलबुल को भी देखते हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनते हैं, खत किताबत भी करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुराना सिलसिला जो है फिर से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। माजिद रिजवी नामी एक शख्स का कहना है कि अनंतनाग में उनके रिश्तेदारों के साथ उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन्होंने खत का सहारा लिया। उसमें भी शर्त ये है कि कोई शख्स वहाँ जा रहा हो जिसके हाथ ये खत रवाना किया जा सके। शीरी बारामूला से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान का कहना है कि उनके गाँव में कोई लैंडलाइन सर्विस ही नहीं है। अब उन्होंने अपने इलाके के एक शख्स के हाथों एक खत देकर उनके घर वालों तक पहुंचाने की दरख्वास्त की, ताकि कम से कम वो अपनी खैरियत तो अपने घर वालों को दे सके। कुछ आए थे वहाँ से, हमने उनको अब खत भेजा, उन्हीं के हाथ हमने उनको इरसाल किया, उसका जवाब अब आया। अब कुछ दोस्त अकारिब वहाँ पे भी हैं, तालिब इल्म हैं, जब हमने उनको खत भेजा अभी तक कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं उनके हालात कैसे होंगे। जब से नेटवर्क ये फ़ोन बंद हो गए हैं तो तब से घर वालों से कोई रब्ता नहीं हो रहा है। और एक बंदा यहाँ से गया था तो उसके हाथ में एक खत भेजा था, तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वादी में जल्द से जल्द मवासलाती निजाम पूरी तरह बहाल किया जाए। लैंडलाइन जो है कहीं कहीं किसी किसी घर में रही है, अब अक्सर इनको भी ख़त्म किया गया है, तो राब्ता जो है वो बहुत मुनक़ता हुआ है। मेरी तो यही राय है कि राब्तों को मुनक़तम न किया जाए। लोगों ने अपने अजीज़ व अकारिब के साथ राब्ते में रहने के लिए कदीम दौर के ख़त किताबत का सिलसिला शुरू किया है। ताहम इस जदीद दौर में यह सिलसिला कारआमद साबित नहीं होगा। उम्मीद यही की जाती है कि सरकार वादी में बहुत जल्द फ़ोन सर्विस बहाल करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटन। जेके पीपल्स मूवमेंट की लीडर शैला रशीद पर केस दर्ज हुआ है। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की है। फौज के खिलाफ गुमराहकुन पैगाम फैलाने पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि 18 अगस्त को शैला रशीद ने ट्वीट करके फौज पर इल्जामात लगाए थे। शैला रशीद के इल्जामात, फौज कश्मीरियों के घरों में दाखिल होते हैं, फौज घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं, कश्मीरियों का राशन फौज जमीन पर गिरा देते हैं,
शोपियां में 4 कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद करने का दावा किया है। 18 अगस्त को शहला ने ट्वीट किया था। नाजरीन, आपको बता दें कि शहला रशीद ने 18 अगस्त को ट्वीट किया था। शहला रशीद ने इल्जामात लगाए थे। शहला रशीद ने लिखा था कि फौज कश्मीरियों के घरों में दाखिल होते हैं, फौज घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं। शहला ने लिखा, कश्मीरियों का राशन फौज जमीन पर गिरा देते हैं। शोपियां में 4 कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद का दावा किया शहला ने। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल असेंबली में अब से कुछ ही देर बाद एनआरसी पर बहस होगी। तृणमूल कांग्रेस असेंबली में करारदाद पेश करेगी। तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट जमातें बहस में हिस्सा लेंगी। एनआरसी के अलावा रियासत के हेल्थ मसाइल पर भी बहस होगी। रियासत में डेंगू से अब तक 14 अफराद की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बांग्लादेश से बंगाल आने वाले डेंगू मुतासरीन के सबब बंगाल में ये बीमारी फैल रही है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहूंगी, असेंबली में कुछ देर बाद ही एनआरसी पर बहस होगी। इस बहस में कांग्रेस और लेफ्ट शामिल हो रहे हैं, बीजेपी शामिल नहीं हो रही है। आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, बहस शुरू हो चुकी है। लंच ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ में बहस होनी थी, तो बहस शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से लेफ्ट के जो लीडरान हैं, मेंबरान असेंबली हैं, उनकी तरफ से जो है वो बातें रखी जा रही हैं। उनकी तरफ से जो अभी जैसे इमरान अली रम्ज ने कहा है कि असेंबली में उन्होंने कहा है कि आसाम का एक डाटा दिया है कि इस तरह से लोगों को परेशान, एनआरसी के नाम पर इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं और अब उन्हें जो है वो बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, तो जाए तो कहाँ जाए। तो इस तरह से एक लंबी बहस होगी और वजीर आला ममता बनर्जी खुद असेंबली में मौजूद है। और उसके बाद देखा जाएगा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर जो है वो किस तरह की करारदाद जो है वो पेश करती है। हालांकि कल से तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसकी तरफ से पूरे बंगाल में एनआरसी को लेकर एजिटेशन शुरू किया जाएगा और 12 सितंबर को कोलकाता में रैली निकाली जाएगी। तो एक तरह से तृणमूल कांग्रेस तैयार है और अब तृणमूल कांग्रेस चाहेगी कि वो इस अहम मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट को भी साथ ले। लेकिन जिस तरह से असेंबली में अपोजिशन की तरफ से पहले कहा गया था कि वो एनआरसी पर बहस कराना चाहते हैं और उसके बाद जो है इसकी इजाजत नहीं मिली थी, फिर किसी तरह से माहौल इस तरह से बना और फिर आज जो है वो तमाम तीनों ही पार्टियां बैठी हैं। हालांकि इस जो आज जो असेंबली में एनआरसी को लेकर बहस हो रही है, इससे बीजेपी को दूर रखा जा रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था, बार बार कह रही थी कि चाहे वो अपनी पार्टी के सियासी मीटिंग हो या किसी एजुकेशन रैली में, उन्होंने बार बार कहा था कि वो बीजेपी को एनआरसी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी और कह रही थी कि वो बंगाल में अगर इस तरह की कोशिश होगी तो वो उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आज जब असेंबली में इस मामले को लेकर बहस चल रही है और बीजेपी के लीडरान भी, बीजेपी के मेंबरान असेंबली भी असेंबली में मौजूद है, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और वो अपने बयान जो है वो क्या कुछ जारी करते हैं। तो देखना ये होगा कि कल तृणमूल कांग्रेस की जो एजिटेशन शुरू होगी पूरे बंगाल में, उसमें लेफ्ट और कांग्रेस का साथ कैसा मिलता है। हालांकि आज असेंबली में कई मुद्दों पर बहस हुई, जिसमें सबसे अहम जो है वो हेल्थ इशू को लेकर भी जो बातचीत हुई। लेकिन जैसे ही सुबह असेंबली सेशन शुरू हुआ, माहौल जो है जिस तरह से आप देखें कि तीनों पार्टियां, कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस, एनआरसी को लेकर एक साथ बैठने की बात जो है वो पहले से ही कही जा रही थी और आज हम लोगों को भी तमाम मीडिया में ये खबरें भी आ रही थी, हमारी तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि इस मुद्दे पर तीनों पार्टियां एक साथ आएंगी, जिसकी कोशिश बार बार ममता बनर्जी कर रही थी कि वो बीजेपी के खिलाफ तीनों पार्टियों को एक साथ लेकर जो है वो साथ में वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक साथ हो। लेकिन आज जिस तरह से असेंबली में माहौल देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के वजीर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कांग्रेस के एमएलए को जो है वो निशाना बनाया गया और काफी गर्मा गर्मी जो है वो देखी गई। तो ऐसे में उम्मीद नहीं है कि एनआरसी पर जो है वो तीनों पार्टियां जो है वो मुत्तफिक हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से देखें कि अब लेफ्ट के लीडरान जो है वो अपनी बात कर रहे हैं, अब ममता बनर्जी ने भी इस बात पर जो है वो सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी, हालांकि शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कांग्रेस जो एमएलए थे, उन्हें मुर्शिदाबाद के एमएलए थे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि वो मुर्शिदाबाद जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है और तृणमूल कांग्रेस मुर्शिदाबाद में काबिज हो चुकी है और अब तृणमूल कांग्रेस
की मौजूदगी में मुर्शिदाबाद से कांग्रेस लीडरान का जीत कराना जो है वो मुश्किल होगा। इस तरह की बातें जो है वो लीडरान एक दूसरे से करते रहते हैं, लेकिन आज जिस तरह से एनआरसी के मुद्दे को लेकर तीनों पार्टियां एक साथ होनी थी और उससे पहले अगर माहौल बयानबाजियों के जरिए, फिक्रे के जरिए, अगर वो जुमलाबाजी के जरिए जो है वो अगर वो माहौल गर्म हुआ है तो देखना है कि इसका असर जो है वो एनआरसी को लेकर जो आज बहस चल रही है उस पर नजर आता है या नहीं, या फिर ममता बनर्जी जो एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी के खिलाफ बंगाल में 2021 के असेंबली इलेक्शन से पहले, वो उसमें कितना कामयाब होती है। तो नजर है इस पर, लंबी बहस चलेगी। जैसे ही वक्त गुजरेगा हम भी अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ एनआरसी को लेकर बंगाल असेंबली में पास किया गया। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आसाम के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई ने एनआरसी की हतमी फहरिस्त पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने सीजेआई को खत लिखा है। तरुण गोगोई ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर पर फराइज सही तरीके से अंजाम न देने पर का इल्जाम लगाया है। तरुण गोगोई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोऑर्डिनेटर ने फराइज अंजाम नहीं दिए हैं। हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जो खत लिखा है तरुण गोगोई ने, उस पर काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं उन्होंने, किस तरह का रिएक्शन इस खत को लेकर के देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तरुण गोगोई शुरू से इस पूरे मामले को लेकर एनआरसी का जिस तरह कार एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला करते रहे हैं उस पर वो सवाल खड़ा करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था और ये कहा था कि जिस तरह एनआरसी का काम वहां पर चल रहा है वो ठीक नहीं है। लिहाजा एक बार फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को ये पत्र लिखा है और एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला, यानी कि जिस प्रकार के वहां पर लोगों ने काम किया, कैसे लोगों को फिलहाल उनके नाम को ऐड किया, या जो ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्होंने नहीं निभाया, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं और सीजीआई को पत्र लिखा है कि इस पर संज्ञान लें। इससे पहले तरुण गोगोई ने एनआरसी की जो फाइनल लिस्ट आई थी उस पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एनआरसी में लगभग 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है, जो फाइनल लिस्ट अभी 31 तारीख को जारी की गई थी। तो उस पर तरुण गोगोई ने सीजीआई को पत्र लिख के कहा है कि इस पूरे मामले को, जो आरोप उन्होंने लगाया है अधिकारियों पर, एनआरसी कोऑर्डिनेटर पर, उस पर वो कार्रवाई करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि 31 जुलाई से 31 अगस्त का जो समय है वो फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया था, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था मुनज़्ज़ा कि आप इस मामले में अब और डिले ना करें, फाइनल जो लिस्ट है वो आप प्रकाशित करें। तो सरकार ने फिलहाल फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दिया है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। कोई ऐसी तारीख मुहैया नहीं कराई गई थी पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में, जब ये बताया जाए कि इस मामले की सुनवाई कब होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप फाइनल लिस्ट आप इस मामले में प्रकाशित करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस याचिका को सुनेगा। जब वो लिस्ट करेगा तो आसाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जाएगा कि उन्होंने ये जो फाइनल लिस्ट है वो प्रकाशित कर दी है, कितने लोगों को एंट्री दी गई है इसमें और कितने लोग बाहरी हैं, ये तमाम जानकारी दी जाएगी। उस दौरान जो पत्र लिखा गया है तरुण गोगोई द्वारा सीजीआई को, तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। जब सीजीआई असम सरकार से ये पूछ ले कि इस तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, इस पर वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो खबर है वो यही है कि उन्होंने पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है तमाम अधिकारियों पर, एनआरसी कोऑर्डिनेटर पर। अब इसमें देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। स्वच्छता मिशन के तहत माता वैष्णो देवी मंदिर को अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने हासिल किया। आज दुनिया भर की निगाहें हिंदुस्तान पर होंगी और हिंदुस्तान भर की निगाहें चांद पर। आज लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। इस तारीखी लम्हे का सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उन स्कूली तलबा के लिए इंतजार की ये घड़ियां ज्यादा तवील मालूम हो रही है, जिन्हें इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए खास तौर पर मुंतखब किया है।
ये बच्चे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ये सॉफ्ट लैंडिंग देखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडिंग मुझे देखने मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड है, सब लोग फैमिली बहुत एक्साइटेड है। मेहनत, लगन और अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाकर कुछ नया करने का जज्बा इसरो की पहचान है और ये बच्चे उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वो बच्चे हैं जो लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए मुल्क भर से मुंतखब किए गए हैं। 8वीं से 10वीं जमात इन बच्चों ने इसरो के जरिए कराए गए क्विज कंपटीशन में कामयाबी हासिल करके तारीखी लम्हे के गवाह बनने का टिकट हासिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठकर ये बच्चे सॉफ्ट लैंडिंग देखेंगे। मैंने ये जो क्विज खेलने से पहले मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ा था, फिर मैंने स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, सैटेलाइट्स वगैरह सबके बारे में मैंने नेट से इंफॉर्मेशन ली, पढ़ा मैंने, और उसके बाद ही मैंने ये क्विज खेली। इस क्विज को पूरा करने के लिए मेरे पास टाइम था 600 सेकेंड्स, जिसको मैंने सिर्फ 400 सेकेंड्स में इस क्विज को मैंने खेला था। इस क्विज के अंदर 20 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सारे अटेम्प्ट किए। बहुत खुश हूँ क्योंकि चंद्रयान 2 का लैंडिंग मुझे देखने मिल रहा है इसरो के टॉप साइंटिस्ट्स के साथ, पीएम मोदी जी के साथ, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ईगरली उस दिन का वेट कर रही हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मोदी जी से जाकर के बात करना चाहती हूँ। दरअसल इसरो ने हुकूमत के साथ मिलकर ऑनलाइन स्पेस क्विज का इनेकाद किया था, जिसमें बच्चों को 600 सेकंड्स में 20 सवालों के जवाब देने थे। हर रियासत से सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले 2 बच्चों को चुना गया। 70 से 72 बच्चों को सॉफ्ट लैंडिंग देखने को बुलाया गया। ये बच्चे 8वीं से 10वीं जमात के तलबा हैं। इन बच्चों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। ये जो मैंने स्पेस क्विज खेली थी, इसमें हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 2 बच्चों का चयन किया जाना था। उनमें से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्हीं 2 बच्चों में से राजस्थान से एक मैं हूँ। तो मैंने ये जब मुझे न्यूज़ पता चली, मेरी प्रिंसिपल मैम ने, जब डीपी जानकीपुरम की प्रिंसिपल ने जब मुझे ये बताया, तब से लेकर के फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम दे के देखते हैं। फिर मैंने तैयारी भी शुरू कर दी और एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ पढ़ा था और उसके बाद एग्ज़ाम दिया था। बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, तारीखी लम्हे का गवाह बनने का मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम वडोदरा पहुंच गई है। कश्मीरी टीम 10 दिनों के लिए वडोदरा में रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस करेगी। वडोदरा का मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए मुख्तस किया गया है। इस टीम के कोच मारूफ क्रिकेटर इरफान पठान हैं। 70 धारा नाबूद के डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बनी थी, वहाँ पे जो इसी को लेकर जो जम्मू कश्मीर की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम का जो कैंप वहाँ पे चल रहा था, वो बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस के कारण वहाँ पे बंद कर दिया गया था। जो जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेट टीम के जो मेंटर है इरफान पठान को भी जम्मू कश्मीर से बिल्कुल वहाँ से निकल जाने के लिए सलाह दी गई थी। तो जो आने वाली रणजी सीजन है, उसके लिए जम्मू कश्मीर के क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने जो इनका जो रणजी ट्रॉफी की तैयारियों के लिए जो कैंप है वो वडोदरा में यहाँ पे शिफ्ट किया है। देखिए, अभी हम लोग वडोदरा के जो मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे पूरा जो जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेटर्स है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 दिन के लिए ये प्रैक्टिस का सेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है और मेंटर इरफान पठान वहाँ पे उपस्थित है और वो पूरी टीम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, 10 दिन के बाद यहाँ और 1-2 दिन प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे और उसको आगे बिल्कुल लंबा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, लेकिन पूरे 10 दिन तक यहाँ पे मोतीबाग के जो ऑर्गेनाइजर्स है, इन्होंने बिल्कुल एक भी पैसा लिए बिना जम्मू कश्मीर टीम के खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।